तो आज का हमारा ये वीडियो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो लोग भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आज हमारे बीच में एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं अविनाश चौहान जी। तो मिलवाते हैं उनसे। वेलकम अविनाश जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने जब इसमें एडमिशन लिया था तो कैसे क्या प्रोसेस रहती है इसके एडमिशन की? एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। प्राइवेट्स भी आप जा सकते हैं, बट हर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज चाहता है, जैसे स्कूल प्राइवेट चाहिए और कॉलेजेस गवर्नमेंट चाहिए। तो इसके लिए एमपी जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है वो पीएटी होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आईसीआर लेवल पे होता है, ऑल इंडिया लेवल पर बीएचयू का एग्जाम भी अलग से लेता है। तो उसके लिए जो है कि या तो आप 11th-12th एग्रीकल्चर से होना चाहिए, सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में, और अगर नहीं तो बायो अगर सब्जेक्ट है आपका तो आप एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो जैसे कि पीईटी का एग्जाम होता है जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है, उसी टाइप से पीईटी का एग्जाम होता है। हाँ, जैसे कि डॉक्टर का होता है, आजकल नीट चल रहा है, तो सेम वैसे ही प्रोसेस रहता है। हाँ सेम। उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ, जैसे एक सब्जेक्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हमें जो अलग अलग क्रॉप्स हैं, उनके सीजन्स हैं, उनकी सीड रेट, ये सब पढ़ाया जाता है। और एक होता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें एनिमल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बताई जाती है। और एक मिक्स सब्जेक्ट होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। तो ये 25-25 नंबर का ये आता है, और 50 नंबर का क्रॉप प्रोडक्शन और 50 नंबर का एनिमल हस्बेंड्री, तो टोटल 200 नंबर का। तो इसके लिए हमें 10th में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ता है इस फील्ड में जाने के लिए? 11th में आफ्टर 10th अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो आप 2 ही तरह से जा सकते हो, या तो आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी से हो या फिर आपका मैथ से। लेकिन एग्रीकल्चर भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जो 11th-12th में है। लोग अवेयर ही नहीं है कि एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट है अलग से। अच्छा, हमें भी नहीं पता नहीं है लोगों को। तो आफ्टर 12th फिर हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, आफ्टर 12th आप ले सकते हो। एग्जाम क्रैक कीजिए तो आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, और नहीं तो आप प्राइवेट पीईटी का एग्जाम। हाँ, पीएटी का एग्जाम। तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है एग्जाम देने के लिए और एग्जाम में स्कोर करने के लिए? देखिए, जो उसका हर साल कट ऑफ है वो तो अलग अलग रहता है, क्योंकि एग्जाम पर डिपेंड करता है कट ऑफ क्या होगा। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो उस समय मैंने 2 बार दिया है। एक तो मैंने 12th प्लस में दिया था, मेरी 12th खत्म होने के बाद। उस समय मेरे 105 नंबर आए थे और कट ऑफ था 107। तो उस समय मैं 2 नंबर से रह गया। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, क्योंकि उस समय कोरोना था, किसी भी यूनिवर्सिटी से में जाने का कोई फायदा नहीं था। तो 5 महीने का ब्रेक था, तो उस समय प्रिपरेशन की, और उस समय मेरे आए 134, और उस समय कट ऑफ था 118। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है? नहीं, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। बाकी आप अदर एग्जाम दोगे, अगर आप आईसीआर देते हो, बीएचयू देते हो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट पीएटी में नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं होता। ये प्लस पॉइंट है इसका। तो इसके एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई कोचिंग्स वगैरह की हेल्प लेनी चाहिए या सेल्फ पढ़ सकते हैं? आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो, बट कहते हैं ना कि बिना गाइडेंस के तो हर कोई एकलव्य नहीं होता कि सिर्फ मूर्ति से आप पढ़ लो, मूर्ति से सीख लो। तो गाइडेंस तो आज के समय पे हर चीज में जरूरी है। और जिस तरह से कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में भी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, और कंपटीशन यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। तो आपने जब एग्जाम दिया था, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले या फिर मतलब कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी रहते हैं इसमें? नहीं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं, बट वो तो जब आपका कट ऑफ इतना नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मिल सके, तब आप सेमी गवर्नमेंट के पास जाते हो। और वो एक ही है, चित्रकूट में है। बाकी 2 यूनिवर्सिटीज है एमपी में, एक है आरवीएस केवीवी जो ग्वालियर में है, और एक जेएनकेवीवी जो जबलपुर में है। तो अभी आप किस कॉलेज में हैं? मैं यूनिवर्सिटी मेरी आरवीएस केवीवी लगती है, और जो कैंपस है मेरा इंदौर है। तो वो मेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मेन यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। तो अभी जो आपका कॉलेज है वो कहाँ पे है? कॉलेज मेरा इंदौर में है, और इंदौर में जो लालाराम नगर है वहीं पर है। ओके, हाँ। तो जैसे कि आपने एग्रीकल्चर फील्ड में आप आ गए हैं, तो जैसे कि उसमें सेमेस्टर रहते हैं या फिर ईयरली कुछ ऐसा? सेमेस्टर एग्जाम रहता है, बहुत जानलेवा सब्जेक्ट है। तो इसमें मतलब जैसे कि नॉर्मल हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो क्या एग्रीकल्चर में भी आपको प्रैक्टिकल में कराते हैं? जैसे खेत पे ले जा रहे हैं, सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। ओके। घर वाले तो ये भी कहते जब यही करना था तो बेटा खेत में कर लेते। हाँ, ये होता है कि क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकल है। आप क्या, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही थ्योरी बनती है, थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं कर सकते आप। हाँ, तो प्रैक्टिकल हर चीज आपको प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेगी।
तो जब आपने इसमें एडमिशन ले लिया था तो लोगों ने बोला होगा आपसे कि आपने इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, मतलब कहते हैं आजकल लोग कि खेती की बाड़ी करनी थी तो फिर इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, डायरेक्ट खेती कर लेते। बहुत टांग खींची जाती है एग्रीकल्चर वालों की, क्योंकि पहली बात तो लोग आजकल मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा लोगों को कुछ दिखता नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि एग्रीकल्चर जैसा सब्जेक्ट होता है। तो बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, और मैं एडमिशन की बात क्या पहले की बताता हूँ कि जब मैं व्हेन आई वाज इन 11th क्लास आई चूज माय सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। तो जब हम बोर्डिंग में पढ़ा हूँ बचपन से, तो बोर्डिंग में क्या होता था, जैसे हम स्पोर्ट्स टाइम खत्म कर जब जाते थे तो लाइन अप होके जाते थे, तो एग्रीकल्चर वालों की अलग से लाइन होती थी। तो हमारे टीचर्स भी भले वो मस्ती में कहते थे, बट बच्चे भी साथ वाले कहते थे लो बैल बक्खर आ गए। मतलब हाँ, हमसे बैल बक्खर कहा जाता था, बैल बक्खर। तो ये बात तो बहुत चिढ़ होती थी। तो फिर एक बार हमारे यहाँ बाल सभाएं होती है शिशु मंदिर में, तो बाल सभा लगी थी, तो उस समय मैंने फिर उनको एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बताया। मैंने बताया ना मेडिकल तुम्हारा किसी काम का है और ना इंजीनियरिंग, अगर एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है ना, अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अगर हम फाइबर्स नहीं देंगे या कॉटन ये सब नहीं देंगे तो टेक्सटाइल चलेंगी क्या? टेक्सटाइल बंद हो रही है। अगर हम आलू प्रोडक्शन नहीं देंगे तो चिप्स फैक्ट्रीज चलेंगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेंगी। अगर हम वेजिटेबल्स प्रोडक्शन नहीं देंगे तो लोगों के घर में सब्जियां नहीं बनेंगी। आपकी बेसिक नीड्स हम पूरी कर रहे हैं, तो हम प्राइमरी हैं आपके लिए। अगर हम नहीं है ना तो आपका कोई मतलब वर्क काम का नहीं है। अगर हम मशीनरीज लेंगे ही नहीं तो आप बनाएंगे किसके लिए? प्राइमरी तो हम ही है ना, बेस। जो कहते हैं ना कि घर का जो बेस है वही हम ही है, नींव हम है। बिना नींव के आपकी बिल्डिंग कोई काम की नहीं है, धस जाएगी। जब खेती बाड़ी नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी तो हम खाएंगे, सीधी बात। कमा भले हम रहे हैं पर मेन तो हमारा भोजन। और इंडिया तो प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर पे किसान देश है हमारा, इंडिया। और किसानों का कितना बड़ा योगदान रहा है। और किसानों को भी अच्छा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा इसलिए भी है कि मोस्टली क्या होता है, आज के समय में मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं भी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा किसान है, मेरे पापा किसान है। तो आज के समय में किसान चाहता ही नहीं है कि उसकी आने वाली पीढ़ी किसानी करे। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। तो वो चाहते हैं कि ये पढ़ के नौकरी करे। तो अच्छा है ना कि ठीक है वो किसानी नहीं कर रहा ना, अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई करो ना। एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो आपका सेक्टर है, आपके घर पे जमीन है, जायदाद है, आप उसमें करो, डेवलप कर पाओगे, आप सोच पाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ये बात बहुत सही है। पर लोगों की आजकल जो सोच है वो इस फील्ड में नहीं है, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार एग्रीकल्चर कोई पढ़ने की चीज नहीं होती है। हाँ, ये तो है, लोग चाहते ही नहीं है। अपनी अपनी मेंटेलिटी की बात है। तो जैसे कि आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें स्कोप क्या रहेगा? जैसे कि मान लो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो गई, तो जैसे बहुत सारी चीजें होती है। और एग्रीकल्चर तो बिजनेस का बिल्कुल हब है। आप एग्रीकल्चर से जितने बिजनेसेस कर सकते हो ना, आप किसी फील्ड में उतने बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस एग्री रिलेटेड बिजनेस जैसे आप हो, तो सबसे बड़ा कमर्शियलाइजेशन क्या है हमारा? कमर्शियल जो बिजनेस हम करते हैं एग्रीकल्चर से क्रॉप प्रोडक्शन होती है मेनली। किसान इतना ही करता है, मतलब जो एक एवरेज किसान है, जो हाईटेक किसान है या फिर जो बड़े बड़े हैं वो करते हैं तरीके से। लेकिन जो एक एवरेज किसान है भारत में, किसान छोटे छोटे लैंड होल्डिंग से हैं उनके पास। तो क्या होता है कि जैसे अब आप करना चाहते हो तो बिजनेस बहुत सारे हैं। आप डेयरी होता है, तो डेयरी कितना प्रोडक्शन देता है आपको? 10 अगर एनिमल भी हैं आपके पास तो आप अच्छा खासा कमाते हो। तरीके से बस आपको करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना गाय का मूत्र वेस्ट जाता है, क्योंकि गौमूत्र लोग परचेज करते हैं, गौमूत्र लोग खरीदते हैं, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी होता है। गोबर का आप कंडा बनता है, कंडे बनते हैं लोग शहरों में, तो यहाँ इंदौर में देखा 10-10 रुपए का एक कंडा, और गाँव पे लोग ऐसे फेंक देते हैं, जला देते हैं। हाँ, तो ये होता है। उसके बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बनता है, स्लरी गोबर गैस बनती है। एक तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक वर्क करें ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे अगर आपके आम के बगीचे तो पिकल बनता है, लोग पिकल बनता है, स्क्वैश बनता है, और बल्कि ये ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारा फाइनल जो सेमेस्टर होता है ना, जो 8th सेम होता है एग्रीकल्चर में,
उसमें यही चीज बताई जाती है, जो पोस्ट हार्वेस्ट वाली चीजें होती हैं कि आप जैसे आपका प्रोडक्शन हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हो, आम से अचार बना सकते हो, आप जो पंपकिन होता है उससे कैंडीज बनती है टूटी फ्रूटी, वो बना सकते हो आप, और भी सॉस बना सकते हो आप, चटनियां बना सकते हो, बहुत तरह तरीके की। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है 8th सेम में। जैसे कि आपने बिजनेस की बात की है, तो जैसे कि खाद बीज का जो लाइसेंस मिलता है, अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि यदि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है तो ही आप खाद का और उसका लाइसेंस ले सकते हैं, खाद का और जो पूरी फर्टिलाइजर्स हैं, बिना उसके आप लाइसेंस भी नहीं ले सकते। तो ये भी एक पूरा बिजनेस मॉड्यूल है एक तरह से। मॉड्यूल। एक बात बताइए, अगर आज आप नॉर्मल देखते हो जो बीए बीटेक वाले कुछ होते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन करके, मोस्टली लोग मतलब 50% लोग तो 30-40 हजार, बल्कि एमबीए वाले को भी मैंने देखा जो प्राइवेट एमबीए करके बैठा है 30,000 की नौकरी करते हुए देखा मैंने। अच्छा, जैसे कि आपकी ये पढ़ाई जैसे कंप्लीट हो जाती है एग्रीकल्चर की, फिर इसमें कोई पर्टिकुलर पोस्ट रहती है गवर्नमेंट की कि आपको इस फील्ड में कुछ, जैसे कि एमबी इंजीनियरिंग में रहता है कि आपको मतलब कुछ वैकेंसीज निकलती है, तो इसमें कैसा क्या प्रोसेस है? एग्रीकल्चर में वैकेंसी जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो आरईओ होता है, जो कि एक ग्राम सेवक लेवल का जो पोस्ट होती है वो होती है। सबसे छोटी पोस्ट शायद यही होती है, मुझे इतना थोड़ा कंफर्म नहीं हूं मैं, बट आरईओ होता है जो सबसे लेवल ग्राउंड लेवल की पोस्ट होती है। उसके बाद एडीओ होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होती है। फिर एक होती है एडीए, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, पोस्ट मतलब वैकेंसीज कम आती हैं, ये तो मैं खुद मतलब इस चीज की सैलरी अच्छी है, बहुत अच्छी। उसके बाद एग्रीकल्चर से बैंकिंग सेक्टर में भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। जैसे आप जाते हो तो एएफओ का एग्जाम होता है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 60-70 हजार, और पर्क्स के साथ अलग पर्क्स अलग से मिलते हैं। और एक एग्जाम होता है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, 1 लाख से कम सैलरी नहीं होती, पर्क्स उसके ऊपर। और आपको सिर्फ उसमें सिर्फ ऑल इंडिया 3,000 से 3,500 एम्प्लॉयज हैं, ऑल इंडिया सिर्फ, और खुद एक अलग से सेपरेट बॉडी है। तो जॉब भी अच्छी है, और उसमें 5 वर्किंग डेज होते हैं, वो भी 10 से 4। बहुत अच्छी जॉब है, इसका अच्छा और क्या चाहिए? बस मेहनत ही करनी है ना आपको। तो आपका ये कोर्स कितने टाइम का रहता है? 4 साल का होता है। 3 साल हमारा थ्योरेटिकल रहता है और 1 साल हमारा पूरा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 7th जो सेमेस्टर होता है वो हमारा रावे होता है। उसमें क्या रहता है? रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, हम गांव में जाते हैं, किसानों के साथ उनकी फसल जो है लगाई है उसको उस पर रिसर्च करते हैं कि उन्होंने किस हिसाब से फसल लगाई है, क्या सीड रेट यूज किया है, कौन कौन सी उसमें बीमारियां आ रही हैं, और उसके बाद किस तरह के इंसेक्ट्स लग रहे हैं। और क्या हम खुद से उनको कोई सलाह नहीं देते जब तक हम साइंटिस्ट से डिस्कस ना कर लें, क्योंकि हम केवीके को दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम अभी केवीके उज्जैन में हैं, तो वहीं से जो गांव केवीके ने अडॉप्ट कर रखे हैं वो किसान हमको देते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको बताएंगे, फिर वो बताएंगे कि ये कर सकते हो आप, तो ही सलाह दी जाती है। सर्वे टाइप का, सर्वे टाइप में, इससे आपको भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है और फील्ड नॉलेज, उनका भी काम हो जाता है। तो देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी फील्ड है। लोग इसको मतलब नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि छोटी मोटी फील्ड है, पर इसमें पैसा भी अच्छा है और वर्किंग में ज्यादा कोई मेहनत, इतनी मेहनत नहीं है आफ्टर पढ़ाई के बाद। हाँ, अगर आप सिर्फ जॉब करना चाहते हो। और रही बात एग्रीकल्चर बिजनेसेस की, तो मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ मतलब मेरा जो एरिया है, हमारा जो एरिया है वो टमाटो का हब है। ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट होता है टमाटर का। और लास्ट ईयर गर्मी की बता रहा हूँ मैं, बरसात की तो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि बरसात में प्रोडक्शन कीमत बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों की बता रहा हूँ, किसानों ने जिन्होंने 30-30, 40-40 एकड़ में लगाया, उन्होंने 4 महीने में 1.5 करोड़ के टमाटर बेचे हैं। और छोटे से छोटे किसान ने 7 से 8 लाख का टमाटर, मतलब जिसने 2-2, 3-3 एकड़ में भी लगाए हो, 1 एकड़ वाले ने भी मिनिमम 5 लाख का टमाटर बेचा है। और 3-4 महीने की फसल होती है, तो 5 लाख रुपए 4 महीने के हिसाब से कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। और गांव में आपका खर्चा क्या है? आजकल ना मैंने देखा लोग ना, जैसे कि पहले जो खेती किसानी होती तो लोग ना नई टेक्निक अपनाना नहीं चाह रहे हैं। उनका मानना यह है कि हम नई टेक्निक अपनाएंगे तो उसमें क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं खेती में, वो ये कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं लगा। बट मेरा मानना यह है कि जैसे कि कोई न्यू टेक्निक्स आ रही तो उससे आप खेती करेंगे तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपकी जो भी फसल है बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा अच्छी होगी। क्या है, जैसे जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उसने ना सरकार से इतने धक्के खाए ना, तो वो ऊब चुके उस बात से, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक तरह से कि यार हमें नहीं करानी, बेटा तुम लोग जाओ बाहर, भले 10-15 हजार की जॉब, यहाँ तक कह देते हैं कि 10-15 हजार की जॉब करो, बस तुम खेत में मत आना, ठीक है। अब क्या होता है,
कि जैसे ये सब हो गया, नहीं चाहता किसान। और रही बात नई टेक्निक्स की, तो अगर जैसे मैं कभी कभी, जैसे मेरे दादा हैं, हम बब्बा कहते हैं, तो एक बार क्या हुआ, मैंने अपने बब्बा से ऐसे कहा, मैंने टेक्निकल बात करी, उनका बब्बा ये करना ये नहीं, तो मेरे पापा मुझसे ये कहते हैं, तू 4 किताबें पढ़कर ना मुझे ज्ञान मत दे। ठीक है, कि तेरी 4 किताबें, मेरे को जीवन निकल गया इसमें। तो किसान सुनना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात। अब ठीक है, वो एक समय उनकी उम्र है, वो तरीका है उनका कहने का, और हमें तो खैर अच्छा लगता है, बट वो कहते हैं, तो ये लोग अपनाना नहीं चाहते। बाकी टेक्निक्स छोटी, इजराइल कितना छोटा देश है, वो ना टेरेस गार्डनिंग से ही ना, जितना हम एक हेक्टेयर से प्रोडक्शन लेते हैं, वो टेरेस गार्डनिंग से अपना इतना प्रोडक्शन लेते हैं। टेक्निक्स अच्छी हैं उनके पास, और लोग करना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे यहाँ किसानी में लोग इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। अपन बॉलीवुड में देख लें तो बॉलीवुड में काफी सारे लोग ऐसे हैं। एक तो MS धोनी को ले लीजिए, सबसे बड़ा आप तो लीजेंड धर्मेंद्र को लीजिए ना, धर्मेंद्र, उन्होंने तो अपने अलग से फार्म ले रखे, और अब तो उनके इंस्टा पर कई जगह वीडियो और पोस्ट देखते, कद्दू उगा रहे हैं, लौकी उगा रहे हैं, खा रहे हैं। तो देसी इंसान है, देसी आदमी है वो, तो ये चीजें हो, शौक तो होना चाहिए। जैसे कि MS धोनी है, उन्होंने स्ट्रॉबेरी की कितनी अच्छी, मतलब न्यू टेक्निक से उन्होंने करवाई, तो काफी अच्छी फसल उनको निकली। अच्छा, और एग्रीकल्चर सिर्फ मतलब आपको एक काम नहीं है, अगर आप उसको सही से करो ना, तो काहे की मूवीज और काहे के पॉडकास्ट और काहे का एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर से अच्छा एंटरटेनमेंट कहीं नहीं है। आप गार्डनिंग करो, आप खेती जो प्लांट्स लगाओ, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो उसी में आता है ना, मन ना एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, क्योंकि नहीं, और आपके घर के आसपास पूरा हरियाली हरियाली, नहीं तो पॉल्यूशन तो इतना है कि सांस लेने की वो नहीं है। तो लोग, आज का जो यूथ है, एक्चुअली आज का जो यूथ है, वो काफी लोग जा रहे हैं खेती में, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वो जैसे कि कोई अपना प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट साइड में वो खेती में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट मुझे खुद है। MS धोनी हो गया, उसने स्ट्रॉबेरी किया था, और भी काफी सारे लोग हैं, बॉलीवुड में हैं अपने, बॉलीवुड तो में काफी सारे उन्होंने किए हैं, और बहुत अच्छा वो अर्निंग कर रहे हैं उस चीज से। और वो उनकी पैसिव इनकम है, कोई एक्टिव इनकम नहीं कि वहां उनको खड़े ही रहना करना ही, वो पैसिव इनकम चल रही है उनको। वो उनका और एक तरह से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है उसमें, उनको मजा आता है। तो अगर करना चाहो तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप ठीक है, आप ज्यादा बड़े लेवल पे मत करो, छोटे से पे करो ना, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कर लो। जैसे कि आजकल टेरेस गार्डनिंग बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा, तो उसमें एक हाइड्रो फार्मिंग भी कुछ, हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स कुछ होती है, पानी के पाइप्स रहते हैं उसमें। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में थोड़ा सा हाइड्रोपोनिक्स एक नई तकनीक है। तो उसमें क्या होता है कि वैसे क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो जमीन से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ऐसी जगहों के लिए जहां ठीक है आप मिट्टी अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो वहां पर क्या करते हैं कि वाटर चैम्बर्स बनाए जाते हैं, और उनकी जो रूट्स हैं उस वाटर चैम्बर में डाली जाती है, और उन पर डाले जाते हैं केमिकल्स, जिसमें मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, तो वो उसी को लेते हैं और ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पानी में न्यूट्रिएंट्स हम मिलवा देते हैं, और उसी से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर उससे पूरा उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, पूरा मिलता है, ग्रोथ करते हैं। लेकिन ये धूप में कर सकते हैं इस चीज को। हाँ, लाइट तो हर जगह, लाइट तो कंपल्सरी है, बट बिना मिट्टी के काम हो जाता है, बिना मिट्टी के। हाँ, तो ये शिल्पा शेट्टी जी ने भी हाइड्रो फार्मिंग की थी, तो उन्होंने पूरा उनका वीडियो भी डाला था, तो काफी अच्छी थी उनकी। तो जैसे कि आजकल टेरेस गार्डनिंग का काफी चल रहा है, लोग घर पे भी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, फूलों के आजकल बहुत चल रहा है, फूलों का करते हैं। तो जैसे कि फूलों की खेती होती है, जैसे कि गुलाब हो गया अपना, गेंदा हो गया, और भी काफी जरबेरा हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फ्लोरिकल्चर, सबसे बड़ी बात तो फूलों का ना बहुत बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। और एक बात बताइए, आपको किस चीज में फूल नहीं लगते? और परफ्यूम से लेकर वेडिंग्स में, बर्थडेज में, हर जगह तो फूल चाहिए। अब मान लो कुछ नहीं तो आप नॉर्मल गेंदे का फूल होता है, उसमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। हम टमाटर के खेत के चारों तरफ लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि गेंदा ना जो इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं ना, तो उनको रिमूव कर देता है। हाँ, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो टमाटर तो बच गया। अब जैसे वो गेंदे का लगा है तो ज्यादा नहीं, आप एक बोरा 10,000 का बिक जाता है, एक बोरा। और आपका खेत मान लो 10 एकड़ का है, तो एक बाउंड्री में ही लगाया आपने 10 एकड़ की में, तो कितना निकलेगा? अच्छा। आप ना टमाटर की लागत उस गेंदे से निकाल लोगे। और मेरे मामा करते हैं ये। अच्छा। मेरे मामा क्या करते हैं, गेंदा लगाते हैं, और वो कम से कम 40-50 हजार का गेंदा बेचते हैं। तो इसमें दो प्रॉफिट हो रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा दवाइयां डालने की जरूरत नहीं पड़ रही खेती में, क्योंकि वो इंसेक्ट कंट्रोल हो रहे हैं, और आपकी मिट्टी की उर्वरकता जो रहती है वो बच रही है, क्योंकि आजकल बहुत यूरिया वगैरह चल रहा है। वो कई जगह तो बैन है, अपने यहाँ तो चल रहा है, मना करते हैं कि लोग गोबर खाद डालो, पर वो यूरिया डाल रहे हैं। बट उसके पीछे एक रीजन है ना कि हमारे यहाँ ना मिट्टी एडिक्ट हो चुकी है।
एडिक्ट हो चुके वो ये चीजें एकदम से बंद नहीं कर सकते। हाँ, आप धीरे धीरे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है और इंटीग्रेटेड मैन्योर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे मतलब जैसे थोड़ी मात्रा आप केमिकल्स की लो, थोड़ा ऑर्गेनिक लो, थोड़ा बायो फर्टिलाइजर्स लो, तो इन सबको यूज करो लिमिटेड, हाँ, एक स्पेसिफिक अमाउंट में, और मिक्स करके आप डालो, तो धीरे धीरे वो अडॉप्ट करेगी। लेकिन आप अगर एकदम से बंद कर दोगे तो प्रोडक्शन आपका बिल्कुल चला जाएगा। तो जैसे कि आजकल फूलों की खेती होती है, जैसे कि गुलाब, मेन जो गुलाब है वो 10 रुपए का मार्केट में एक बिकता है, तो उसके लिए पूरा पॉली हाउस वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी काफी सब्सिडीज वगैरह भी मिलती है गवर्नमेंट देती है। आप गवर्नमेंट को अगर, मतलब मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं फ्लोरिकल्चर से हूं नहीं, क्योंकि अभी हम सब बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि गवर्नमेंट हर चीज में सब्सिडी देती है आपको। आप बस जाओ तो उनके पास, किसान में जाने, स्पेशली यदि आप गांव क्षेत्र से हैं तो आपको सब्सिडी ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, आप बताओ, और इंडिया में किसानों के देश में आप सोचो, किसान और गांव पे लोग अपनी खुद उगा रहे हैं, खेत में बेच रहे हैं, लेकिन अपने खाने के लिए वो बाजार पर डिपेंड हो गए। मैंने देखा है गांव, मेरे गांव में, कि किसान अपने लिए उगा सकता है ना, लेकिन फिर वो बाजार जाता है, क्योंकि वो मेनली जो मेज वगैरह होते हैं, क्रॉप्स वो वैसे होते हैं, वो उगाते हैं, वो सब्जियों में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल, ठीक है, आप पैसा बचाना चाहते हो ना, इस हिसाब से कि खर्चा कम है, तो बाजार में तो आपको चीजें महंगी मिलेगी ना। अब आपके पास मान लो 2 एकड़ का जमीन, 2 एकड़ का लैंड एरिया भी है, तो आप उसमें गेहूं या अनाज तो इतना तो नहीं उगा पाओगे कि आप पूरे साल भर का खर्चा कर रहे हो, लेकिन आप आधे एकड़ में अपने जो डेली यूज की सब्जियां हैं वो तो लगा सकते हो। ज्यादा सब्जी नहीं लगा सकते। आप कद्दू की जो कद्दू फैमिली, जो कुकुरबिटेसी फैमिली की जो क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने सर को भी बताया था कि आपकी बॉटल गार्ड हुआ, आपका पंपकिन हुआ, ठीक है, करेला हुआ, तो ये तो आप बाउंड्री पे ही लगा सकते हो, ठीक है। और थोड़ा वो जैसे बैंगन हुए, ये तो नॉर्मल सब्जियां आप लगा सकते हो, डेली यूज वाली सब्जियां, पालक, धनिया, तो आप और क्या चाहिए, यही सब्जियां 4-5 सब्जी खाता है इंसान। अब नॉर्मल जो अलग सब्जियां वो आप वाले मार्केट से ले। पर वो लोग ये कहते हैं कि ये वाली खेती इजी रहती है, हम सब्जियां लगाएं तो उसमें काफी मेहनत लग जाती है। वो आधे एकड़ में आपको क्या मेहनत करनी है, तो लोगों की नॉर्मल। मेरी दादी है, मेरी दादी की एज अप्रोक्स 65-70 के आसपास है, और वो आज भी, मतलब जो हमारा बाड़ा है, 1-1.5 एकड़ का बाड़ा है जिसमें हमारे पशु वगैरह बनते हैं, तो मेरे दादा दादी की आज भी आदत है, सुबह 6:30 बजे वो जाते हैं वहां गाय धोने के लिए। लोग लगे हुए हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं, बट मेरे दादा फिर भी जाते हैं, मेरी दादी भी जाती है, खुद जाते हैं। एक तो सबसे पहली बात, उनकी एक तरह से वर्कआउट हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सुबह की फ्रेश एयर मिलती है, और गार्डनिंग से ना दिमाग सच में बहुत शांत होता है। ये तो मेरी दादी आज भी कुछ नहीं करेंगी ना, तो पानी डालेंगी, उनके आसपास का वीड्स हटा देंगी, और वो करती हैं। और उन्हीं की ये बदौलत है कि भरी ठंड में हम बेहतरीन मेथी, पालक के पराठे खाते हैं, मूलियां खाते हैं, और फ्रेश सब्जियां खाते हैं। फ्रेश सब्जी खाने का वो टेस्ट ही अलग रहता है। बाजार में सब केमिकल वाले ही मिल रहे हैं आजकल, तो कितने केमिकल्स आ गए हैं। उसके हिसाब से लोगों को अटैक है और 50 तरह की बीमारियां हैं। आजकल तो सब्जियां ऐसी, खेती ऐसी चल रही है, वो मूली वगैरह जो रहता है उसमें दवाई डाल देते हैं, वो 4-5 दिन में बड़े हो जाते हैं और फिर साइज बढ़ जाता है। तो ठीक है ना, आपके यहाँ जो उग रही है, थोड़ी उसकी सूरत अच्छी नहीं है, पर वो हेल्दी है, आप उसको खा सकते हो। अब मेरे कई दोस्त हैं शहरों में, इंदौर में कुछ दोस्त हैं मेरे, उन्होंने आज तक, मतलब वो बताते कि हमने प्योर दूध ही नहीं पिया, जो गाय का तुरंत लगने वाला दूध है कि तुरंत लगा और पी लिया, वो पिया ही नहीं है। उन्होंने प्योर छाछ नहीं पिया। मैंने कहा से आता कि हमारा तो डेयरी से आता है, उसके अलावा हम कहीं नहीं जानते। जो लोग एक्चुअली गांव से जुड़े रहते हैं वही इस चीज को थोड़ा महत्व दे सकते हैं कि गांव का जो लाइफस्टाइल है, जो ओरिजिनल है, वो नेचुरल है। यहाँ शहरों में तो सब शहरों में आर्टिफिशियल है, एक हिसाब से गुलाम ही रहते हैं। गांव में कहते हैं ना, गांव में राजा लोग रहते हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, हमें करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। बल्कि इस चीज के लिए मैंने पोएट्री भी लिखी थी मेरे गांव के ऊपर कई चीजें लिखी है मैंने, कि शहर के शोर शराबों से दूर डेरा है मेरा, एक छोटे से गांव में बसेरा है मेरा। क्या बात है। ये लोग जहाँ दिन रात कमाते हैं, पर 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं खा पाते हैं। वही मेरे गांव में भले चरवाहा गाय चराने जाता है, किसान अपना सारा दिन खेतों में बिताता है, पर 2 वक्त का खाना बड़े सुकून से खाता है। तो ये है, एग्रीकल्चर में सच में आप राजा बन जाते हो, पर ये है कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको गुलाम की तरह काम करना पहले सीखना पड़ेगा। एक्चुअली फील्ड वर्क जब आप करोगे तभी आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज आएगी। आप जब खुद एक्सपीरियंस रहेंगे तभी आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो लोगों को
थोड़ी मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है कि नए टेक्निक्स यूज करके हम खेती को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लोगों में ये थोड़ा पता होना चाहिए कि न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, उसको हम यूज करें तो उससे काफी बेटर हम अपना अच्छा, उसके लिए अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने केवीकेस बनाए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में है, बट उसका एक जो फायदा जो नहीं मिल पा रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि केवीकेस से वही गांव जुड़ पाते हैं जो उसके आसपास होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर लगता है, ठीक है, अब मेरा जो गांव है वो सीहोर और रायसेन की बाउंड्री पर है, तो 150 किलोमीटर पड़ता है सीहोर, ठीक है। अब एक बात बताइए, किसान 150 किलोमीटर नहीं आएगा, सीधी बात नहीं, सीधे ना। तो यही बात है, अब कुछ कमियां गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, ये भी है, अब हर चीज में किसान की गलती नहीं है, पर पहले के मुकाबले गवर्नमेंट ने काफी चीजें सुधरी हैं, अच्छी कर दी काफी चीजें सुधरी हैं। मतलब जो किसानों की पहले जो हालत थी उसके मुकाबले तो आज बहुत अच्छी कंडीशंस में किसानों, काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज और काफी सारी स्कीम्स उन्होंने निकाली जिससे किसानों का भला हो, उनके हित में काम किया है। देखिए किसान तो ना बहुत पुराने समय से ही ना बहुत अच्छी कंडीशन में है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा ना खुश कोई है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने खाने के लिए उगाना है, बेच लेगा, अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर लेगा, और गांव में क्या चाहिए, 4 लोगों के साथ बैठ के गप्पे मार लिए बस। और लाइफ में, शहरों में क्या करते हैं हम लोग पैसे देकर ही काम करते हैं, हम पार्टीज में जाते हैं। अब गांव में तो छोटे छोटे फेस्टिवल्स, जैसे पंजाब है, लोहड़ी मनाई जाती है, वो तो फसल कटने के बाद ही मनाई जाती है ना, मतलब पहली फसल जो कटती है, तो वो गांव से तो निकली, शहरों में तो इनोवेट हुआ नहीं है कि लोहड़ी बनाओ। तो गांव में तो इंसान बहुत खुश है, बस वो तरीका, मतलब नए तरीके हैं एग्रीकल्चर को वो अपनाना, बस थोड़ी चीज वो हल्का सा चाहिए कि थोड़ा सा अगर थोड़ा भी अडॉप्ट कर लेगा ना हल्की सी, तो ये चीज तो यूथ ही कर सकते हैं, जो आजकल जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही ये चीज अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम न्यू टेक्निक्स अपनाएं अपने घर वालों के लिए, कम से कम वो ठीक है, वो कहेंगे कि क्यों इस फील्ड में जा रहे हो, पर थोड़ा सा यदि आपका इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट, लोगों को जैसे अपडेट मिलते जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ये भी हो सकता है, तो एग्रीकल्चर और बिजनेस को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या दोनों, मतलब किसी ने यदि एग्रीकल्चर किया है तो क्या वो एज अ बिजनेस पर्सन अपनी लाइफस्टाइल कर सकता है क्या? बिल्कुल, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बिकॉज रॉ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ कौन प्रोवाइड कराता है, एग्रीकल्चर। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, किसान छोटे छोटे यूनिट्स तो अपने लिए कर ही सकता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपसे 10 रुपए किलो आलू ले लेती है, ठीक है, और उसके इतने से चिप्स, 10 रुपए के पैकेट में 10 चिप्स भी नहीं आते, ठीक है। किसान कुछ नहीं कर सकता, तो नॉर्मल अपने ही आलू को प्रोसेस कर सकता है और चिप्स बना के बेच सकता है। तो जैसे कि हम बिजनेस की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर और बिजनेस, तो जैसे कि जॉब भी इसमें काफी सारी रहती है, जॉब्स काफी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी खासी जॉब्स हैं। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो ये डरे ना कि हम तो बिजनेस फील्ड फैमिली से हैं नहीं, हम कैसे बिजनेस करेंगे, तो जॉब काफी सारी है। एग्रीकल्चर में आप छोटे छोटे यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी कोई बिजनेसमैन तो हूं नहीं, लेकिन मुझे अपने घर में देखता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि काफी ह्यूज प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, तो उसमें आप प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर हम ही काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ टमाटर का बिजनेस होता है बड़ा, अब जैसे प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ हर रोज 100 से मतलब 300-400 कैरेट डेली प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, हर रोज हो रहा है। जैसे हमने बेचा तो जिस बायर ने खरीदा उसने एक बिचौलिए को रखा, अब वो क्या करते हैं बिचौलिए कि 10 रुपए किसान से भी लेंगे कैरेट के हिसाब से और 10 रुपए उससे भी लेंगे। अगर उसने 10 रुपए यहां से लिए 10 वहां से लिए तो 100 कैरेट मैंने दी, ठीक है, तो 100 कैरेट मैंने दी तो 1000 वहां से हो रहा है। और बड़ा ट्रक अगर बड़ी गाड़ी आप भरवाते हो लॉरी तो उसमें 350 कैरेट बनती है, तो लगभग अप्रोक्स 3,500 से 4,000 रुपए ये कमीशन बना लेता है वो एक तरफ से, और दोनों तरफ से ले लो तो लगभग 8-9 हजार एक ट्रक पर वो बनाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बिचौलिया रखते ही क्यों हो, आप खुद घर से बनाओ ना। अब जैसे मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे, मतलब हम 4 भाई हैं लेकिन 2 भाई मेरे इस फील्ड में हैं। तो हमारे घर में क्या होता है कि वो खुद बायर मतलब बिचौलिए हैं, कमीशन उधर से ले रहे हैं इधर से भी ले रहे हैं, ठीक है ना, ले रहे हैं क्योंकि हम सप्लाई कर, वो मेहनत कर रहा है तो वो ले रहा है। तो वो भी दिन की अगर 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां भरवाता है तो अप्रोक्स 25,000 रुपए दिन का कमाता है। और 4 महीने में 2 महीना सीजन होता है, क्योंकि 2 महीना तो लगाओगे आप उगाओगे, लेकिन 2 महीने में वो 3.5-4 लाख रुपए आराम से बनाते हैं।
फिर तो वो भी इनकम होगी। बहुत तो आप अच्छी मतलब बस आपको तरीके सोचने हैं, जरूरी थोड़ी कि आप थर्ड पर्सन कोई, तो आप अपने घर से बनाओ ना किसी को, सही उस फील्ड बात में है। उतार दो कि भाई वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट कितना बड़ा है, बहुत हमारे विदेश तक एक्सपोर्ट होता है, तो आप क्यों किसी और पर भरोसा कर रहे हो? अरे आप अपने घर वालों को अपने किसी फैमिली मेंबर को फील्ड में हाँ, कर दो तो वो घर जरूरी नहीं है घर का तुरंत पैसा सक्सेस, घर में घर ही में आएगा, आएगा, तुरंत किसी सक्सेस और नहीं के मिलेगा, बारे लेकिन में मिलेगी ना जाएगा। धीरे धीरे। हाँ सही बात है। मेरे भाई करते हैं ये, अच्छा, और वो साल भर कुछ नहीं करते, बस वो 2 महीने के लिए घर जाते हैं, उनका पूरा साल भर का खर्चा निकल जाता है। अच्छी बात है, तो मतलब जॉब से बहुत अच्छी बात है कि आपको अब जहां मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आज भी अभी भी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन मेरे भाई अभी 12th पास किए हैं, और एक भाई अभी 2nd ईयर में है, बट उन्होंने अपना सब कुछ खरीद चुके हैं, गाड़ी, फोन, अपनी सारी शौक वो अपने पैसों से कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो। और 2 महीने की तो बात है, आप गर्मी समझो, गर्मी की छुट्टियां मना ली हमने। हाँ बस यही समझ ये चीजें हैं, तरीका सीखना है आपको। तो जैसे कि किसी को इस एग्रीकल्चर फील्ड में आना है, पढ़ाई करना है और आगे जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह करना है, तो वो कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, कैसे एडमिशंस ले सकता है, क्या प्रोसेस है इसका? एग्रीकल्चर में एडमिशंस तो हम सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं पहले। 11th-12th में आप एग्रीकल्चर ले सकते हो चाहो तो, क्योंकि उससे आपका एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा। पर ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर से नहीं हो तो आप नहीं ले सकते, उसमें आप बायो और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी एग्रीकल्चर लेते हैं। मैथ्स वाले जो होते हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं, और बायो वाले भी ले सकते हैं, और आफ्टर 12th भी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आप एग्जाम दीजिए ICR, BHU या फिर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT का, और प्रिपेयर करो। ज्यादा टफ नहीं होता एग्जाम। जब मैं आया था ना तो मैं भी ये सोचता था कि यार बहुत टफ है, क्योंकि लोग हवा बना देते हैं ना कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन इतना है, बट बेसिक चीजें पढ़नी होती है। कई बार ये भी होता है, लोग सोचते हैं कि भाई निकल गया इसलिए तू ज्ञान दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैं भी उस समय ना सच में घबराता था काफी। मैं सिर्फ ये कहता था कि मुझे जो सबसे 3rd क्लास का कॉलेज है ना, मतलब जो सबसे लिस्ट में सबसे नीचे, वो मिल जाए बस। बट मैं अंडर 50 था जब मेरी रैंक थी, तो मैं अंडर 50 था, तो उसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। और बाकी अगर एग्जाम टफ भी है तो आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है, तो आप कर सकते हो। और कोचिंग्स तो भाई मैं जिस कोचिंग से पढ़ा हूं, MGCI जो है उसके ओनर है मुकेश जाट सर, तो वहां के टीचर्स का भी ले लो आप। बिहेवियर जो है वो एक दिन की रिकॉर्ड रखते हैं बच्चों का। मैं कहता रहा हूं मेरी ना PCM इतना अच्छा नहीं है। मैं ना, हमारे खोदरे सर हैं केमिस्ट्री वाले, मतलब वो हमें उस समय केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, तो मैं उनको ना कम से कम 50 बार दिन में उनके पास जाता था डाउट लेके। तो मैं कई बार शर्माता भी था कि यार मैं क्या, मतलब सर क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कई बार मुझे आके कहा है कि देख तू ये मत सोच कि मेरा ये काम है, तू 50 बार पूछ बेटा, क्योंकि वहां तेरे को काम आएगा। अगर नहीं होगा तो बाद में तू मुझे देगा कि मैं उसको पूछने नहीं जा पाया उनसे। तो आप पूछिए। और टीचरों का बिहेवियर सच में बहुत अच्छा है। किसी भी इंस्टीट्यूट के ना MD डायरेक्ट नहीं मिलते आपसे, बट हमारे जो जिस कोचिंग से मैं पढ़ा हूँ MGCI से, वहां के जो डायरेक्टर है मुकेश जाट सर, वो बच्चों से पर्सनली मिलते हैं, आके पूछते हैं कि क्या है, कैसा क्या चल रहा है। और मतलब काफी बड़ा फील्ड है, और वो खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, वो खुद हमारे कॉलेजेस से पढ़े, हमारे बहुत ज्यादा सीनियर है। तो ये है। तो आप वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप कोई सा भी अपना सकते हो, बट मैं अपने से पढ़ा हूं तो मैं तो सीधी बात है अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ करूंगा, क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है, सीधी बात है। और आज भी वो हमसे कनेक्ट है, आज भी कई बार हमसे पूछते हैं कई चीजें कि भाई आगे क्या करना है। आप सोच रहे हो कि मैं निकल चुका हूं वहां से, उसके बाद भी उन लोगों को पकड़ ये है कि भाई स्टूडेंट तो हमारे ही है, फील्ड में, हमारी फील्ड में, तो पूछा जाता है कि बेटा आगे करना क्या कुछ है। और कई बार जैसे रास्ते में टकरा भी जाए तो 50 बार पूछेंगे कैसे हो, क्या है। तो वो फैमिलियर माहौल है। और बाकी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप कहीं से भी कर सकते हो, आप में लगन होनी चाहिए पढ़ने की। तो लोग ये ना सोचे कि एग्रीकल्चर कोई ऐसा वाला सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और बहुत ऐसा कोई टफ भी नहीं है। अब उसमें फील्ड वर्क रहता तो आप ये नहीं सोचे कि खेतों में आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं। और रिसर्च वर्क इतना बड़ा है ना, अगर आप एज अ साइंटिस्ट आप मास्टर्स करके PhD करते हैं तो हमारे प्रोफेसर की एक तो सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसके बाद आप सोचिए बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रहोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेज कैंपस होते हैं, उनके जितने भी रेसिडेंसी होती है पूरा जंगलों के बीचों बीच होती है, क्योंकि पूरा नेचर। और सीधी बात, आपको जो दूध है,
दही है, खाना पीना सब डेयरी से आता है, आप जाके वहीं लगा सकते हो, आपको बाहर से तो लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप जॉब भी करना चाहते हो ना एग्रीकल्चर में, तो बहुत ज्यादा बूम सेक्टर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे इसका ये दिखता है कि दूसरी जॉब्स में भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। वैकेंसीज कम है, इसमें वैकेंसीज अच्छी है, भीड़ बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो आपका सिलेक्शन बहुत इजीली होना है। हाँ, इसमें। आसानी से आपको मेहनत आसानी से। करनी है अच्छी तरह। मेहनत करनी है, पर सिलेक्शन आपका कंफर्म है। यदि आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है तो आपको कंफर्म है कि आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। और उसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं। खाद बीज का जो ऑप्शन ज्यादा है ना, आप ठीक है फर्टिलाइजर्स की दुकान भी तो खोल सकते हो। वही खाद बीज का तो अब कोई हो ना हो, कुछ हो ना हो, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो फर्टिलाइजर्स की दुकान खोल सकते हो। आप एक कंपनी ज्वाइन कर लो, घर पे अपना लाइसेंस यूज करो, अपनी फर्टिलाइजर्स की दुकान खोलो, ठीक है ना। आप अपना कंपनी से काम करो, कम से कम आपको 30-35 हजार तो देगी कंपनी मिनिमम, ठीक है ना। तो 35 हजार आपका हो और आपकी दुकान चल रही है घर पे, उससे भी तो कमाओगे कुछ, सीधी बात है। और बहुत प्रॉफिट होता है मेडिकल में और फर्टिलाइजर्स में, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं और काफी आप गांव से भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ आप शेर और शायरी भी करते हैं, तो इस पे कोई कविता वगैरह? हाँ, पोएट्रीज तो मैं करता हूँ, मेरा शौक है, हॉबी है। अगर मैं एग्रीकल्चर ज्वाइन नहीं करता तो शायद मैं मुंबई जरूर भाग जाता पोएट्री करने के लिए। तो किसानों के लिए मैंने लिखा था, जैसे अभी तो ये फार्मर्स के लिए मैंने एक पोएट्री लिखी थी। भारत की आन, भारत की शान, माँ भारती की एक अलग ही पहचान, खुद रहकर भूखा हमारे लिए उगाता है गेहूं चना चावल धान, और जिसके लिए गिरवी तक रख देता है वो अपना ही मकान, और सरहद पर भेजा है बेटे को, सरहद पर भेजा है बेटे को बनाकर जवान, सोचो जरा कितना सहनशील और धैर्यवान है भारत का किसान। सच है ना, क्योंकि किसान परिवार बहुत कुछ करता है देश के लिए, क्योंकि मोस्टली जो उधर बॉर्डर पर है ना, या वो किसानों के बेटे ही हैं, किसानों के बेटे हैं। एक उनका जो उनके पिता है, उनकी फैमिली गाँव में रहकर खेती कर कर सेवा कर रही है, उनका बेटा सरहद पर कर रहा है। तो बहुत कुछ है, एग्रीकल्चर बहुत कुछ देता है, आप जुड़े तो उससे। तो ये था हमारा आज का एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो। इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस फील्ड में जाएं, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा है इस वीडियो से, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम ये मना कर रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग में ना जाए, मेडिकल में ना जाए। हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जहां आप जा सकते हैं और जहां पे भीड़ नहीं है। अभी आज के डेट में भीड़ नहीं है, तो यहाँ आपको स्कोप काफी अच्छे मिलेंगे। तो हमारा मोटिव बस यही रहता है पॉडकास्ट का। तो ये थे आज हमारे बीच अविनाश चौहान जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो। तो डोंट अंडर एस्टिमेट एग्रीकल्चर। राम राम।